दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का साइंस पैटर्न क्लासेस के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे आरएसएसबी, एलडीसी, ईओ, आरओ सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपोर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन सा था? पृथ्वीराज चौहान, जिसे राय पिथोरा के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? राय पिथोरा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, बात करें हम पृथ्वीराज चौहान की, तो आप सभी जानते हैं कि इनके पिता का जो नाम था वो क्या था? सोमेश्वर। इनके पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर। और इनकी माता का नाम था कर्पूर देवी। इनकी माता का नाम क्या था? कर्पूर देवी इनकी माता का नाम था। और इनका जन्म होता है गुजरात के अहिल पाटन में इनका जन्म होता है, और मात्र 11 साल की उम्र में ये शासन की बागडोर को संभालते हैं। अब इनके सामने चारों तरफ साम्राज्य विस्तार की चुनौतियां हैं। सबसे पहले इन्हें अपने चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह का सामना करना पड़ता है, और इनके विद्रोह को दबा भी दिया जाता है। इनके चचेरे भाई थे नागार्जुन, जिन्होंने इनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, इसके विद्रोह को दबा दिया जाता है। उसके बाद भंडारकों का दमन करते हैं पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद में भंडारकों का दमन करते हैं, और उसके बाद 1182 ईस्वी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, 1182 ईस्वी में नंबर आता है परमार्दी देव का, जो कि एक महोबा के राजा थे, चंदेल शासक थे। कौन से शासक थे? चंदेल शासक थे। कहाँ के राजा थे? महोबा के राजा थे। दोस्तों, इस युद्ध में परमार्दी देव के वीर सेनापति आला और उदल जो है वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। आज भी आला और उदल की जो वीरता की गाथाएं हैं वो यहाँ पे सुनाई जाती हैं। तो आला उदल किसके सेनापति थे? परमार्दी देव के सेनापति थे, जो इस 1182 के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। पृथ्वीराज को राय पिथोरा के नाम से जाना जाता है, ये आप अच्छे से नोट कर लें। महोबा विजय के बाद यहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया जाता है? एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में, आरपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि महोबा विजय के बाद यहाँ का जो प्रशासक है वो किसे नियुक्त किया जाता है? तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, पंजुन राम को। किसको किया जाता है साथियों? पंजुन राम को यहाँ का जो प्रशासक है वो नियुक्त किया जाता है, पंजुन राम को। कहाँ का प्रशासक नियुक्त किया जाता है? महोबा का प्रशासक। यहाँ पे हम बात करें कि कश्मीर के कवि हुआ करते थे जिनका नाम था जयानक भट्ट, और इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय के जो रचयिता हैं, पृथ्वीराज विजय के जो रचयिता हैं वो कौन है साथियों? पृथ्वीराज विजय के रचयिता हैं जयानक भट्ट, जिसमें इस युद्ध का वर्णन किया गया है। 1191 का जो युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, उसमें प्रथम युद्ध का वर्णन जो है वो जयानक भट्ट की पृथ्वीराज विजय के अंतर्गत किया गया है। जबकि आप याद रखें, 1192 तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, इस युद्ध का वर्णन पृथ्वीराज विजय में नहीं किया गया है। केवल किस युद्ध का वर्णन किया गया है? 1191 तराइन के प्रथम युद्ध में, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और मोहम्मद गोरी की हार होती है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, मेड़ता, जालोर, भीनमाल और मंडोर। तो यहाँ पे हम बात करें राजा हरिश्चंद्र की, तो जो प्रतिहार वंश के संस्थापक माने जाते हैं, तो इनकी राजधानी कौन सी थी साथियों? मंडोर। दोस्तों, राजस्थान में जो गुर्जर प्रतिहार है उनका मूल स्थान होता है मंडोर। कौन सा होता है? मंडोर, जो कि जोधपुर में पड़ता है। मंडोर को मांडव्यपुर भी कहा जाता है, और ये बिजोलिया अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। मंडोर का जो प्राचीन नाम है वो क्या मिलता है साथियों? बिजोलिया अभिलेख के अंदर मांडव्यपुर मिलता है। नैन्सी जो थे, मोहनत नैन्सी, जिन्हें मारवाड़ का अबुल फजल कहा जाता है, ये मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे, मोहनत नैन्सी, जिनको मारवाड़ का अबुल फजल भी कहा जाता है। इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई हैं। कितनी शाखाएं बताई हैं? 26 शाखाएं मोहनत नैन्सी के द्वारा गुर्जर प्रतिहारों की बताई गई हैं। दोस्तों, बात करें हरिश्चंद्र की, तो इनका एक उपनाम भी मिलता है, और वो नाम है रोहलिद्री। काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, क्या नाम मिलता है? रोहलिद्री। किसे कहा जाता है? हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ये गुर्जर प्रतिहार वंश के आदि पुरुष माने जाते हैं। इनको माना जाता है गुर्जर प्रतिहार के आदि पुरुष राजा हरिश्चंद्र, जिन्हें गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक भी कहा जाता है, और इनकी राजधानी है वो कौन सी होती है? मंडोर। उनके बाद नागभट्ट प्रथम, जो गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, या ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागभट्ट प्रथम को गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है।
और इनकी राजधानी जो थी वो भी कौन सी थी, मंडोर। लेकिन घटियाला अभिलेख में ये उल्लेख मिलता है कि इन्होंने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, मंडोर से कहाँ पे स्थानांतरित करता है नागभट्ट प्रथम, मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित करता है। और इस बात का जो उल्लेख है वो कहाँ पे मिलता है, घटियाला अभिलेख में। इसकी जो तीसरी राजधानी है वो होती है साथियों भीनमाल। कौन सी होती है, भीनमाल। नागभट्ट प्रथम की जो तीसरी राजधानी है वो कौन सी होती है, भीनमाल, जिसका प्राचीन नाम मिलता है बिजोलिया शिलालेख में, बिजोलिया अभिलेख में। वो नाम क्या है साथियों, श्रीमाल। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या मिलता है, श्रीमाल। इसके बाद चौथे नंबर की जो राजधानी है वो होती है जालोर, जिसका प्राचीन नाम है जाबालीपुर। जाबालीपुर प्राचीन नाम क्या है जालोर का, जाबालीपुर। और यदि अंतिम राजधानी की बात करें हम नागभट्ट प्रथम की, तो वो होती है उज्जैन, जिसे क्या कहा जाता है, अवंती भी कहा जाता है। अवंती इसका क्या है, प्राचीन नाम है। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मंडोर यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध को जारी रखा? बहुत ही गजब का प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है जयमल, झाला अज्जा, राम सहाय तंवर और दुर्गादास। दोस्तों बात करें खानवा के युद्ध की, तो ये युद्ध लड़ा जाता है राणा सांगा, और सामने कौन होता है साथियों, राणा सांगा जो है इस युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा जाता है। राणा सांगा इस युद्ध में क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, और घायल राणा सांगा को सिरोही के सरदार अखीराज के द्वारा कहाँ पे लाया जाता है, बसवा लाया जाता है, और वहां पे इनका इलाज चलता है। कहाँ पे लाया जाता है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। बसवा लाया जाता है किसको, महाराणा सांगा को। किसके द्वारा लाया जाता है, सिरोही के सरदार अखीराज के द्वारा। तो यहाँ पे जब राणा सांगा युद्ध में घायल हो जाते हैं तो उनका राज चिन्ह धारण करके, उनका राज मुकुट धारण करके युद्ध को जारी रखते हैं। वो सरदार कौन थे साथियों, झाला अज्जा। कौन थे, झाला अज्जा। ये युद्ध होता है 1527 ईस्वी में। कब होता है, मार्च 1527 ईस्वी में। कब होता है साथियों, मार्च 1527 ईस्वी में। कहाँ पे होता है, खानवा। और ये खानवा जो है वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है, भरतपुर में पड़ता है। किस नदी के किनारे, नदी की हम बात करें तो गंभीरी नदी के किनारे या गंभीरी नदी के तट पर ये युद्ध जो है वो लड़ा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपको पूछा गया है। वैसे तो इजी सा प्रश्न है। देखिए, पंडित नेनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? पंडित नेनूराम शर्मा। दोस्तों कोटा में लोगों में जनजागृति लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, पंडित नेनूराम शर्मा को जाता है। इसके अलावा राजस्थान सेवा संघ 1919 में स्थापना होती है, राजस्थान सेवा संघ की, और ये स्थापना होती है वर्धा में। कहाँ पे होती है, वर्धा में। और इस राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य भी रहे हैं पंडित नेनूराम शर्मा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इन्होंने हाड़ौती क्षेत्र में खासतौर की यदि हम बात करें तो यहाँ कोटा में बेगार प्रथा के विरोध में आंदोलन किया था। बेगार प्रथा के विरुद्ध हाड़ौती क्षेत्र में आंदोलन करने वाले जो नेता थे वो कौन थे, पंडित नेनूराम शर्मा। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की जाती है, और ये की जाती है 1934 ईस्वी में। किसकी स्थापना, हाड़ौती प्रजामंडल की। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, पंडित नेनूराम शर्मा के द्वारा। कब की जाती है, 1934 ईस्वी में। कहते हैं कि हाड़ौती प्रजामंडल बीच में थोड़ा सा निष्क्रिय हो जाता है। उसके बाद कोटा प्रजामंडल की स्थापना करते हैं 1939 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब करते हैं, 1939 ईस्वी में कोटा प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा, पंडित नेनूराम शर्मा के द्वारा। इसका जो प्रथम सम्मेलन है वो कहाँ पे होता है, कोटा प्रजामंडल की हम बात करें तो इसका प्रथम सम्मेलन होता है दोस्तों बारां जिले के मांगरोल में होता है। कहाँ पे होता है, बारां जिले के मांगरोल गांव में होता है कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन या प्रथम सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित नेनूराम शर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो साथियों क्या होगा, पंडित नेनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित रखते हैं, कोटा प्रजामंडल। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है। संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, बलवंत सिंह मेहता, गोविंद गिरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गोविंद गिरी। और ये स्थापना करते हैं 1883 ईस्वी में। संप सभा की स्थापना कब की जाती है, 1883 ईस्वी में। कहाँ पे की जाती है, सिरोही में की जाती है। काफी बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जबकि इन्होंने भगत पंथ भी चलाया था, या भगत पंथ की स्थापना भी की थी
भगत पंथ जो है वो किसके द्वारा चलाया गया? भगत पंथ की हम बात करें तो गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया। और कब चलाया गया? 1911 ईस्वी में। दोस्तों कहते हैं कि दयानंद सरस्वती ने इनको कहा था कि भीलों के लिए या ग्रासियों के लिए, जनजातियों के लिए लड़ो और उनके लिए काम करो। तब जाकर के इन्होंने आंदोलन को स्टार्ट किया था, तब जाकर के इन्होंने ये काम जो है वो शुरू किया था। हाँ, एक बात याद रखना, इनका जो जन्म है वो कहाँ पे होता है? डूंगरपुर के बासिया गांव में होता है। कहाँ पे होता है? डूंगरपुर के बासिया गांव में। लेकिन इन्होंने अपनी गतिविधियां जो है वो कहां से स्टार्ट की है? बेड़सा गांव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कहां से स्टार्ट की थी? बेड़सा गांव। और ये बेड़सा गांव कहां पे पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। यहां से इन्होंने अपनी गतिविधियां जो है वो स्टार्ट की थी, शुरू की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गोविंद गिरी। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? वर्धा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो दोस्तों विजय सिंह पथिक की हम बात करें तो इनका मूल नाम था भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह नाम था विजय सिंह पथिक का, जिसे राजस्थान में नहीं जबकि भारत में भी किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले 1919 ईस्वी में, थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था, 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं। और अगले ही साल 1920 ईस्वी में वर्धा से राजस्थान केसरी, कौन सा पत्र? राजस्थान केसरी पत्र जो है वो क्या करते हैं? प्रकाशित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको पूछा गया। देखिए, निम्नांकित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? सही कथन कौन सा है उसका चयन आपको करना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि गणेश्वर जो है वो एक उत्खनन स्थल है, तो ये बात यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे हम बात करें गणेश्वर की, तो गणेश्वर जो है वो कहाँ पे है दोस्तों? नीम का थाना सीकर में। काफी नाम से इसको जाना जाता है, ताम्र संचयी नगरी, पुरातत्व का पुष्कर, या फिर ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से भी इसको जाना जाता है। जबकि ताम्र नगरी की हम बात करें तो ताम्र नगरी किसको कहा जाता है? आहड़ को कहा जाता है। आप दोनों में कंफ्यूज ना हो। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर को। ताम्र नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? आहड़ को। आहड़ को हम क्या कहते हैं? ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हम बात करें सेकेंड ऑप्शन की, तो यहाँ पे देखिए, बैराट एक ग्रामीण संस्कृति का केंद्र था, जो बिल्कुल सही बात है यहाँ पे दोस्तों। बैराट, जिसे हम विराट नगर के नाम से भी जानते हैं, बैराट जिसको हम क्या कहते हैं? विराट नगर के नाम से भी जानते हैं, एक ग्राम्य सभ्यता थी या ग्रामीण संस्कृति का केंद्र था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो कथन है वो बिल्कुल क्या है? सत्य है। इसके अलावा एक और तगड़ी बात मैं आपसे साझा करना चाहूंगा आपके साथ। आहड़ सभ्यता का उत्खनन जो है वो 3 व्यक्ति करते हैं। आप अच्छे से इसको याद रखें कि आहड़ सभ्यता जो है उसका उत्खनन 3 व्यक्ति करते हैं। सबसे पहले करते हैं दोस्तों अक्षय कीर्ति व्यास। कौन करते हैं? अक्षय कीर्ति व्यास। इसका जो उत्खनन है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है? आहड़ सभ्यता की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। उसके बाद आते हैं आरसी अग्रवाल, जिसको रतन चंद्र अग्रवाल कहते हैं। इसके बाद आते हैं एचडी साकलिया। इसके बाद कौन आते हैं साथियों? एचडी साकलिया। आरसी अग्रवाल जो है वो आगे जाकर के 1977 ईस्वी में, यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आरसी अग्रवाल 1977 ईस्वी में जो गणेश्वर सभ्यता है उसका उत्खनन कार्य भी करते हैं। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बनता है कि गणेश्वर एक ऐसी सभ्यता है जहाँ पे ईंटों, कच्ची या पक्की, किसी भी प्रकार की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है। और ये जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है? काकली नदी के किनारे है। यहाँ से तांबे के उपकरणों का जो व्यापार है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में होता था, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पे मिले हैं, जिन्हें गैरिक वर्णी मर्दहार्ड कहा जाता है। अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं ओसीपी संस्कृति। क्या कहेंगे इसको? ओसीपी संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओसीपी संस्कृति कहा जाता है। जबकि बात करें हम बैराट की, तो बैराट जो है वो किस प्रकार की सभ्यता है? लोह युगीन सभ्यता है। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किस इतिहास वेदा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने जीएच ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा और दयाराम साहनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों दशरथ शर्मा। इनकी किताबें बहुत प्रचलित हैं जो काफी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। उन्हीं में से एक है अर्ली चौहान डायनेस्टीज। कौन सी है? अर्ली चौहान डायनेस्टीज। आप नोट कर सकते हैं साथ साथ। अर्ली चौहान डायनेस्टीज किनकी बुक है? अर्ली चौहान डायनेस्टीज बुक है दशरथ शर्मा की। इसके अलावा राजस्थान थ्रू द एजेस
राजस्थान थ्रू द एजेस जो है वो किनकी बुक है, दशरथ शर्मा की है। इसके अलावा इनकी एक बुक और है, लेक्चर ऑफ राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर, बहुत ही शानदार बुक है दोस्तों, लेक्चर ऑफ राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर। इसके अलावा हम बात करें तो देखिए भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है मार्च 1938 ईस्वी में, लेकिन इनकी जो बुक है उसमें ये लिखा गया है कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना दिसंबर 1938 में हुई है। ये साक्ष्य मिले हैं दशरथ शर्मा की बुक में। चलिए बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और जबरदस्त क्वेश्चन। 1572 से 73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे आपको पूछा गया दोस्तों। 1572 से 73 की यहाँ पे बात की गई है, तो यहाँ पे आपको पूछा है कि अकबर ने जोधपुर का जो दुर्ग है वो किसे सुपुर्द किया था? तो दोस्तों बीकानेर के राय सिंह, इसका सही आंसर होगा बीकानेर के राय सिंह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। राय सिंह की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे साझा करना चाहूँगा कि मुगल शासन के दौरान राजस्थान की जोधपुर रियासत जो है उसको 2 बार खालसा घोषित किया जाता है। पहली बार अकबर के समय में और दूसरी बार किया जाता है औरंगजेब के समय में। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि खालसा कब घोषित हुआ था जोधपुर, तो आपको याद होगा कि नागौर दरबार 1570 ईस्वी में लगता है, नागौर दरबार अकबर का। इसमें मारवाड़ के राव चंद्रसेन भी आए थे, मोटा राजा उदय सिंह भी, बीकानेर के राव कल्याणमल अपने दोनों पुत्रों राय सिंह और पृथ्वीराज के साथ आए थे। जैसलमेर के हर्राय भाटी खुद तो नहीं आए, लेकिन किसी मंत्री को उन्होंने भेजा था। इस दरबार में मोटा राजा को चंद्रसेन से ज़्यादा सम्मान देने के कारण इस बात से खफा चंद्रसेन दरबार को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, और अकबर जोधपुर को खालसा घोषित करके 1572 या 73 में राय सिंह को जोधपुर जो है वो क्या कर देता है, सुपुर्द कर देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बीकानेर का राय सिंह। अकबर की अधीनता स्वीकार करने की हम बात करें तो सबसे पहले 1562 ईस्वी में जयपुर के भारमल ने सांगानेर में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। उसके बाद हम बात करें तो 1569 ईस्वी में बूंदी के राव राजा सुरजनहाड़ा अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं। इसके अलावा बाकी सभी ने 1570 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त बनता है कि कई बार पूछा भी जाता है कि इनमें से किसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? तो याद रखें दोस्तों, सुरजनहाड़ा, बूंदी के सुरजनहाड़ा जो है उन्होंने अकबर के साथ कोई भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए हैं। दोस्तों एक शानदार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि किसे दी थी? तो अमीर उल उमरा की हम बात करें तो अकबर अमीर उल उमरा की उपाधि देता है भारमल को, इसके अलावा भगवंत दास, दोनों को अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई थी। यदि आपको ऑप्शन में दोनों मिलते हैं तो आप किसी पे भी टिक कर सकते हो, आपका क्वेश्चन जो है वो या तो डिलीट होगा या फिर बिल्कुल आपका राइट होगा। तो यहाँ पे आप अच्छे से याद रखें कि भारमल और भगवंत दास दोनों को अमीर उल उमरा की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? अकबर के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से जुड़े थे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन। साधु सीताराम दास किस किसान आंदोलन से जुड़े थे? बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि एक अहिंसक किसान आंदोलन था, विश्व का सबसे बड़ा किसान आंदोलन, जो कि 1897 में शुरू होता है। कब शुरू होता है? 1897 ईस्वी में शुरू होता है और 1941 ईस्वी में क्या होता है, पूरा होता है। कई चरणों में ये आंदोलन चलता है। इस आंदोलन के जो जनक हैं वो साधु सीताराम दास को माना जाता है, जबकि राजस्थान या फिर भारत के अंदर किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। चलिए बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? किसका विलय दोस्तों? अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1947 में, 1949 में, अगला आपको दिया गया है 1950 में, 1956 में। तो अजमेर का विलय जो है राजस्थान में वो हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1956 ईस्वी को होता है। कब होता है? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 1 नवंबर 1956। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? ऑप्शन आपको दिए हैं 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों 2 चरणों में होता है सिरोही का विलय। एक तो छठे चरण में, और छठे चरण की हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 को होता है। कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। और ये जो विलय है ये किसके प्रयासों से होता है दोस्तों? गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से। दूसरा जो है वो होता है 1 नवंबर 1956 को।
1 नवंबर 1956 को, जिसमें आबू दिलवाड़ा को भी शामिल कर लिया जाता है। तो यहाँ पे 2 सोपानों में सिरोही का विलय होता है राजस्थान के अंदर। एक होता है 26 जनवरी 1950 आबू दिलवाड़ा को छोड़कर गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से, दूसरा होता है 1 नवंबर 1956 को। यहाँ पे 1 नवंबर 1956 को आबू दिलवाड़ा को भी क्या कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने नगेंद्र बाला, अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री, रमा देवी पांडे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों अंजना देवी चौधरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है, ये आपको पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है। 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य रही, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे नारायणी देवी वर्मा जो कि माणिक्यलाल वर्मा की धर्मपत्नी है, 1970 से लेकर के 76 तक राज्यसभा की सदस्य रहती हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए दूसरे ऑप्शन की हम बात करें तो उसमें आपको दिया गया है 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की जाती है नारायणी देवी वर्मा के द्वारा, तो ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है कि 1957 से 1962 में 62 तक लोकसभा की सदस्य रही, तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल क्या है, गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। बाकी तीनों जो कथन है ए, बी और डी वो नारायणी देवी वर्मा के लिए बिल्कुल सत्य हैं। 1942 में आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा था, ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल क्या है, सत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और इजी सा प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंध रखते हैं या फिर संबंधित हैं? तो आप सभी जानते हैं अजमेर में जहाँ पे इनकी दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन की, तो ये किस सूफी संप्रदाय से संबंध रखते हैं? सुहरावर्दी, कादिरी, चिश्ती संप्रदाय या फिर नक्शबंदी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन जो है वो किस सूफी सिलसिले से संबंध रखते हैं? चिश्ती संप्रदाय से संबंध रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक और शानदार क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? बहुत ही गजब का प्रश्न यहाँ पे आपको पूछा गया है। दो बात याद रखें, एक तो बुलंद दरवाजा, एक कौन सा, बुलंद दरवाजा, और ये बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? ये बुलंद दरवाजा है दोस्तों झालावाड़। कहाँ पे है? गागरोन के किले में। कहाँ पे है? गागरोन के किले में। और गागरोन का किला कहाँ पे स्थित है? झालावाड़ में। और ये गागरोन का जो किला है ये किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस प्रकार का दुर्ग है? जल दुर्ग है। जबकि नौलखा दरवाजा यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, नौलखा दरवाजा जो है वो कहाँ पे है? रणथंभौर के किले में है। कहाँ पे है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। रणथंभौर का जो किला है उसका जो प्रवेश द्वार है वो किस नाम से जाना जाता है? नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, नौलखा बुर्ज। कौन सा दोस्तों? नौलखा बुर्ज। तो ये जो नौलखा बुर्ज है, सबसे ज़्यादा बुर्ज जो है वो किस किले में है? 99 बुर्ज हैं जैसलमेर के किले में। और ये जो नौलखा बुर्ज है ये कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ के किले में है। कहाँ पे है? चित्तौड़ के किले में है नौलखा बुर्ज। जबकि नौलखा दरवाजा कहाँ पे है? ये है आपका रणथंभौर सवाई माधोपुर में। चलिए बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन आपको पूछा गया है, गोगाजी का मेला किस माह में भरता है? तो दोस्तों गोगाजी का मेला भरता है भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की नवमी को। कब भरता है? भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की जो नवमी होती है भाद्रपद माह की, जिसको हम गोगा नवमी भी कहते हैं, गोगा नवमी भी कहते हैं। और दोनों जगह इस मेले का आयोजन किया जाता है, एक आपके ददरेवा चूरू में, दूसरा हनुमानगढ़ की नौहर तहसील जो है जिसे गोगा मेड़ी के नाम से जाना जाता है। दोनों जगह है गोगा नवमी के दिन मेले का आयोजन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की नवमी को। चलिए बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या पूछा गया आपको, मेमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो दोस्तों मेमंद आभूषण जो है वो कहाँ पे पहना जाता है? सिर पर, कमर पर, भुजा पर या फिर पैरों पर? तो मेमंद आभूषण पहना जाएगा, सिर पर पहना जाता है। कहाँ पे पहना जाता है? सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। एक और अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है, तेजाजी के जन्म स्थल का क्या नाम है। तो दोस्तों तेजाजी का जो जन्म है वो कहाँ पे होता है, खड़नाल नागौर में होता है। खड़नाल कहाँ पे है, नागौर में स्थित है। तेजाजी जो है वो क्या थे, नागवंशीय जाट थे। क्या थे, नागवंशीय जाट। किस परिवार से संबंध रखते हैं, जाट परिवार से, नागवंशीय जाट परिवार से संबंध रखते हैं। इनके पिता का जो नाम है वो आप सभी जानते हैं, इनके पिता का नाम क्या था, ताहड़ जी। क्या नाम था, ताहड़ जी। जबकि इनकी माता का नाम क्या था, राजकंवरी। क्या नाम था, राजकुंवरी या फिर राजकंवरी इनकी माता का नाम था। इनकी जो पत्नी है उनका क्या नाम था, पेमल दे। इनकी पत्नी का नाम क्या था, पेमल दे। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था तेजाजी का जो ससुराल है वो कहाँ पे है। तो तेजाजी का जो ससुराल है वो कहाँ पे है, पनेर। कहाँ पे है साथियों, पनेर में है। इसके अलावा तेजाजी जो है वो किस, इनकी जो घोड़ी है, इनकी घोड़ी का नाम क्या था, लीलन। इनकी जो घोड़ी का नाम क्या था, लीलन नाम था इनकी घोड़ी का। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, खड़नाल नागौर में। तेजाजी का जो जन्म है वो कहाँ पे होता है, खड़नाल नागौर में। जबकि ददरेवा की हम बात करें तो किसका जन्म होता है, ददरेवा में गोगा जी। किसका जन्म होता है, गोगा जी का जन्म होता है। इसके अलावा आसींद जो है भीलवाड़ा में देव नारायण जी जो है उनकी प्रधान पीठ है, जो गुर्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं, देव नारायण जी। देव नारायण जी इनका जो प्रमुख प्रधान पीठ है वो कहाँ पे है, आसींद भीलवाड़ा में। चलिए बात करें हम अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे जो देवनारायण जी के मंदिर होते हैं उनमें ईंटों की पूजा की जाती है, ये भी आप साथ में नोट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। तो किशनगढ़ शैली किसके काल में सर्वाधिक फली फूली, सावंत सिंह के काल में, महाराजा सावंत सिंह के काल में। किसके काल में, महाराजा सावंत सिंह के काल में, जो इतिहास में नागरीदास के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं के काल में बनी ठनी का चित्रण भी किया जाता है। इसका चित्रण किया जाता है मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा, जिसे राजस्थान की मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए साथियों इतना ही, कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।